जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान गुरुजी क्लासेज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। ये सभी प्रश्न पिछले 10 वर्षों से लगातार किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी तरह की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, देरी न करते हुए हम लोग प्रश्न को शुरू करते हैं। और स्क्रीन पर पहला प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी? आपको बताना है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल का क्या नाम रखा है। दोस्तों, आपका सही उत्तर होगा ए, बीजोपन काल। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल का नाम बीजोपन काल रखा है। दोस्तों, यहाँ पर कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा जिसको आप लोग अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न बनेगा कि आदिकाल को आदिकाल का नाम किसने रखा है? आदिकाल को आदिकाल नाम किसने रखा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आदिकाल का वीरगाथा काल नाम किसने रखा है? तो रामचंद्र शुक्ल ने। आदिकाल का चारण काल नाम किसने रखा है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने। याद रखेंगे, आदिकाल का नाम चारण काल किसने रखा है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। अगला प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? आपको बताना है कि सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे। दोस्तों, आपका सही उत्तर होगा बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। सरस्वती पत्रिका का संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। दोस्तों, महावीर प्रसाद द्विवेदी 1903 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका के कार्यभार संभाला, ये भी याद रखेंगे। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1903 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का कार्यभार संभाला। अगला प्रश्न है, आदिकाल को चारण काल के नाम से नामकरण किसने किया? दोस्तों, आपको बताना है कि आदिकाल को चारण काल के नाम से नामकरण किसने किया है। तो दोस्तों, आपका सही उत्तर होगा सी, जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल को चारण काल के नाम से नामकरण किया है। दोस्तों, एक और यहाँ पर प्रश्न बनेगा कि जॉर्ज ग्रियर्सन के बाद आदिकाल को चारण काल के नाम से नामकरण किसने किया है? तो राम कुमार वर्मा ने। याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, कमायनी के रचनाकार कौन है? आपको बताना है कि कमायनी के रचनाकार कौन है। दोस्तों, आपका सही उत्तर होगा डी, जयशंकर प्रसाद। कमायनी के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद है। दोस्तों, कमायनी जयशंकर प्रसाद की अंतिम कृति है। याद रखेंगे, कमायनी जयशंकर प्रसाद की अंतिम काव्य कृति है और इसको महाकाव्य कहते हैं। महाकाव्य या प्रबंध काव्य कहते हैं। और इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1936 ईस्वी। याद रखें, कमायनी का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1936 ईस्वी है। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन था? आपको बताना है कि हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन था। तो दोस्तों, आपका सही उत्तर होगा बी, उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड हिंदी का प्रथम समाचार पत्र था। कलकत्ता में 1826 में प्रकाशित हुई थी। याद रखें, कलकत्ता में 1826 में उदंत मार्तंड प्रकाशित हुई थी। और इसके संपादक कौन थे? तो पंडित जुगल किशोर शुक्ला। याद रखना, पंडित जुगल किशोर शुक्ला इसके संपादक थे। अगला प्रश्न है, आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है? आपको बताना है कि आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है। आपका सही उत्तर होगा बी, भारतेंदु। भारतेंदु को आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता कहा जाता है। याद रखना, भारतेंदु को आधुनिक हिंदी का गद्य का जन्मदाता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्र कवि कौन है? आपको बताना है कि इनमें से कौन भारत के प्रथम राष्ट्र कवि हैं। दोस्तों, आपका सही उत्तर होगा ए, मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त भारत के प्रथम राष्ट्र कवि हैं। दोस्तों, आपको कमेंट्स में बताना है कि भारत के द्वितीय राष्ट्र कवि कौन है। आपको कमेंट्स में बताना है कि भारत के द्वितीय राष्ट्र कवि कौन है। अगला प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका का नाम था। आपको बताना है कि बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका का नाम क्या था। दोस्तों, आपका सही उत्तर होगा बी, हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका है। दोस्तों, 1 सितंबर 1877 ईस्वी में हिंदी प्रदीप पत्रिका प्रकाशित हुई थी। कहाँ से प्रकाशित हुई थी? याद रखेंगे, इलाहाबाद से, जिसको प्रयाग नाम से भी जाना जाता है। हाँ, प्रयाग या इलाहाबाद से प्रकाशित हुई थी। कब हुई थी? 1 सितंबर 1877 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लेखक को कथा सम्राट कहा जाता है? दोस्तों, आपको बताना है कि इनमें से किस लेखक को कथा सम्राट कहा जाता है। तो आपका सही उत्तर होगा ए, प्रेमचंद। प्रेमचंद को कथा सम्राट कहा जाता है क्योंकि इन्होंने 300 से अधिक कहानियां लिखी है
और 12 से अधिक उपन्यास लिखे। इस कारण से इन्हें कथा सम्राट कहा जाता है। दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, इसलिए मेहनत के लिए एक तो सब्सक्राइब बनता है दोस्तों, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को। अगला प्रश्न है, किस रचनाकार को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? आपको बताना है कि अपभ्रंश का वाल्मीकि कौन है। तो दोस्तों आपका सही उत्तर होगा डी, स्वयंभू। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने अपनी अधिकांश रचनाएं अपभ्रंश भाषा में लिखी है, इसीलिए इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। दोस्तों अगर आप वीडियो क्लिक कर लिए हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें उसी तरह का प्रश्न को सिलेक्टेड किया गया है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। और मुझे विश्वास है कि आपके एग्जाम में इस वीडियो से कम 30 में से 15 क्वेश्चन जरूर मिलेगा, तो इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली का प्रथम लोकप्रिय कवि किसे माना जाता है? दोस्तों आपको बताना है कि खड़ी बोली का प्रथम लोकप्रिय कवि कौन है। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? डी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। खड़ी बोली का प्रथम लोकप्रिय कवि कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। और इनकी दो प्रमुख कृतियां है, कौन कौन सी है? प्रिय प्रवास और ठेठ हिंदी का ठाठ। प्रिय प्रवास और ठेठ हिंदी का ठाठ इनकी दो महत्वपूर्ण कृति है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। दोस्तों अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार निम्नलिखित में से कौन थे? आपको बताना है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार कौन थे। तो दोस्तों आपका सही उत्तर क्या होगा? ए, सुमित्रा नंदन पंत। जी हाँ दोस्तों, सुमित्रा नंदन पंत को हिंदी में सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 1968 ईस्वी में, याद रखने। 1968 ईस्वी में इनकी काव्य कृति चिदम्बरा पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, और हिंदी के क्षेत्र में इन्हें प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, इसको याद रखेंगे। दोस्तों यहाँ पर एक और प्रश्न बनेगा कि दिनकर रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति के लिए मिला था? तो उर्वशी के लिए, याद रखेंगे। रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और महादेवी वर्मा को यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, याद रखें। महादेवी वर्मा को यामा काव्य संग्रह के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है, चांद का मुंह टेढ़ा है नामक काव्य का रचयिता निम्न में से कौन है? आपको बताना है कि चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य का रचयिता कौन है। तो दोस्तों आपका सही उत्तर होगा सी, गजानन माधव मुक्तिबोध। गजानन माधव मुक्तिबोध चांद का मुंह टेढ़ा है नामक काव्य के रचयिता है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग किस नाम से जाना जाता है? आपको बताना है दोस्तों कि भारतेंदु युग किस नाम से जाना जाता है। तो आपका सही उत्तर होगा बी, पुनर्जागरण काल। भारतेंदु युग पुनर्जागरण काल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग गद्य को हंसमुख गद्य किसने कहा है? आपको बताना है कि भारतेंदु युग गद्य को हंसमुख गद्य किसने कहा है। तो दोस्तों आपका सही उत्तर होगा भी, रामचंद्र शुक्ल ने। रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंदु युग गद्य को हंसमुख गद्य कहा है। अगला प्रश्न है, गोवर्धन दास भारतेंदु के किस नाटक का पात्र है? आपको बताना है कि गोवर्धन दास भारतेंदु के किस नाटक का पात्र है। तो आपका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? सी, अंधेर नगरी। गोवर्धन दास अंधेर नगरी का प्रमुख पात्र है। अगला प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष है। आपको बताना है दोस्तों कि सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या है। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? सी, 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन होता है। किसके नेतृत्व में? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नेतृत्व में, याद रखें। महावीर प्रसाद द्विवेदी के नेतृत्व में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन 1900 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, कबीर की काव्य भाषा क्या है? दोस्तों आपको बताना कि कबीर की काव्य भाषा है। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? सी, सधुकरी। कबीर की काव्य भाषा क्या है? सधुकरी है, जिसे हम लोग पंचमेल खिचड़ी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पंचमेल खिचड़ी भी कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक और प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में कि कबीर की काव्य भाषा को साधुकरी किसने कहा है। तो रामचंद्र शुक्ल ने, याद रखेंगे। कबीर की भाषा को साधुकरी किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। अगला प्रश्न है, रीति काल में मुख्य रूप से कितने काव्य धाराएं? आपको बताना है कि रीति काल को कितने काव्य धाराओं में बांटा गया। तो दोस्तों आपका सही उत्तर क्या होगा? ए, 3। रीति काल को 3 काव्य धाराओं में बांटा गया। कौन कौन से? रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त, याद रखेंगे। रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त 3 काव्य धाराओं में बांटा गया है। दोस्तों अगला प्रश्न है, किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है? आपको बताना है कि किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। तो दोस्तों आपका सही उत्तर होगा सी, केशवदास। केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। और इनकी प्रमुख कृति कौन कौन सी है, याद रखेंगे।
कौन कौन से दोस्तों? कवि प्रिया, रामचंद्रिका, रसिक प्रिया। कवि प्रिया, रामचंद्रिका और रसिक प्रिया इनकी महत्वपूर्ण कृति है और ये रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि है, याद रखेंगे। केशव दास रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं क्योंकि इन्होंने अपने काव्य में अलंकार का अधिक से अधिक प्रयोग किया है, इसीलिए इन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है ना। इन्होंने अपने काव्य में अलंकार का अधिक से अधिक प्रयोग किया है, इस कारण से इन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, घनानंद किस काव्य धारा के प्रमुख कवि है? आपको बताना है कि घनानंद किस काव्य धारा के प्रमुख कवि है। दोस्तों आपका सही उत्तर होगा ए, रीतिमुक्त। घनानंद रीतिमुक्त काव्य धारा के कवि है। इनके अलावा बोधा, आलम, ठाकुर और द्विजदेव ये चारों कवि भी रीतिमुक्त काव्य धारा के कवि हैं। दोस्तों आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि बिहारी किस काव्य धारा के कवि है। आपको कमेंट्स में बताना है कि बिहारी किस काव्य धारा के कवि है। अगला प्रश्न है, धनिया किस उपन्यास की पात्र है? आपको बताना है दोस्तों कि धनिया किस उपन्यास की नायिका या पात्र है। तो दोस्तों आपका सही उत्तर क्या होगा? ए, गोदान। धनिया गोदान की मुख्य पात्र है। दोस्तों गोदान किसकी कृति है? तो गोदान प्रेमचंद की कृति है और यह क्या है? यह उपन्यास है, याद रखने। यह साहित्य की कौन सी विधा है? यह उपन्यास है। दोस्तों धनिया का पति का क्या नाम है? होरी, याद रखने। धनिया का पति का नाम क्या है? होरी। और धनिया का बेटा का नाम क्या है? गोबर। इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। दोस्तों अगला प्रश्न है, मैला आंचल उपन्यास में किस गांव का चित्रण है? आपको बताना है कि मैला आंचल उपन्यास में किस गांव का चित्रण है। दोस्तों आपका सही उत्तर होगा बी, मेरीगंज। मैला आंचल उपन्यास में मेरी गांव का चित्रण है। दोस्तों आपको कमेंट्स में बताना है कि मैला आंचल किसका उपन्यास है। आपको बताना है कि मैला आंचल किसका उपन्यास है। तो दोस्तों मैला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु का उपन्यास है और इनकी एक और महत्वपूर्ण उपन्यास है, उसका नाम क्या है? प्रति परिकथा। याद रखें, प्रति परिकथा भी इनका महत्वपूर्ण उपन्यास है। आकाशदीप किसका कहानी संग्रह है? आपको बताना है कि आकाशदीप किसका कहानी संग्रह है। दोस्तों आपका सही उत्तर होगा ए, जयशंकर प्रसाद। आकाशदीप जयशंकर प्रसाद का कहानी संग्रह है। अगला प्रश्न है, कार्नेलिया जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्रा है? आपको बताना है कि कार्नेलिया जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र है। तो आपका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? ए, चंद्रगुप्त। कार्नेलिया चंद्रगुप्त नाटक के मुख्य पात्र है या नायिका है, इसको आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, आधे अधूरे नाटक के नाटककार कौन है? दोस्तों आपको बताना है कि आधे अधूरे नाटक के नाटककार कौन है। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? मोहन राकेश। मोहन राकेश आधे अधूरे उपन्यास के नाटक है, याद रखेंगे, मोहन राकेश। अगला प्रश्न है, सूरदास प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? दोस्तों आपको बताना है कि सूरदास प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? बी, रंगभूमि। सूरदास प्रेमचंद के रंगभूमि उपन्यास का प्रमुख पात्र है। दोस्तों अगला प्रश्न है, शिव सिंह सेंगर के इतिहास ग्रंथ का नाम है। आपको बताना है कि शिव सिंह सेंगर के इतिहास ग्रंथ का नाम क्या है। तो दोस्तों आपका सही उत्तर होगा सी, शिव सरोज। शिव सिंह सेंगर के इतिहास ग्रंथ का नाम क्या है? शिव सिंह सरोज है। दोस्तों यह कब प्रकाशित हुआ था, इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे, 1883 ईस्वी में। 1883 ईस्वी में शिव सिंह सरोज प्रकाशित हुआ था और यह हिंदी भाषा का पहला इतिहास ग्रंथ है, याद रखनी, हिंदी में लिखा जाने वाला पहला इतिहास ग्रंथ है। दोस्तों अगला प्रश्न है, जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब ही साहित्य है, यह कथन किसका है? आपको बताना है कि जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब ही साहित्य है, यह कथन किसका है। तो दोस्तों आपका सही उत्तर होगा सी, रामचंद्र शुक्ल। यह कथन रामचंद्र शुक्ल का है। दोस्तों अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल की समय सीमा मानी है। आपको बताना है कि रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल की समय सीमा क्या मानी है। तो दोस्तों आपका सही उत्तर होगा सी, संवत 1050 से 1375। रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल की समय सीमा क्या मानी है? संवत 1050 से 1375। दोस्तों यहाँ पर एक और प्रश्न बनेगा कि रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का नाम क्या दिया है। तो रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का नाम वीरगाथा काल दिया है, याद रखने, क्या नाम दिया है? वीरगाथा काल। अगला प्रश्न है, इति श्री होना मुहावरे का अर्थ है। आपको बताना है कि इति श्री होना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? बी, समाप्त होना। इति श्री होना मुहावरे का अर्थ क्या है? समाप्त होना। दोस्तों आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि श्री गणेश होना मुहावरे का अर्थ क्या है।
आप लोग कमेंट्स में लिख कर जरूर बताइएगा कि श्री गणेश होना मुहावरे का अर्थ क्या है। दोस्तों इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों को, भाई बहन, मित्रों को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।